अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजें निकालने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगी जा रही थी कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात कराए जाएं, और पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को इस्लामाबाद बुलाकर मुज़ाकरात भी करवाए, बल्कि ख़ुद मेज़बानी करके पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ ही देर में अमेरिका ने नज़रें बदलना शुरू कर दी, बल्कि अपनी बनाई गई अफ़गान हुकूमत को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात देने के लिए मैदान में खुला छोड़ दिया, और इल्ज़ामात भी ऐसे कि जो पीस प्रोसेस को सबूटाश करने के मुतरादिफ हैं। लेकिन आज पाकिस्तान ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं है, ना ही पाकिस्तान अफ़गान पीस प्रोसेस का गारंटर है। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में अफ़गान नुमाइंदे की तरफ से पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान के साथ जोड़ने के इल्ज़ामात को भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुस्तरद किया और कहा कि दूसरों की नाकामियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना ठीक नहीं है। क्या कहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, ज़रा सुनिए। It is unfortunate to scapegoat Pakistan for the failures of others. I have invited the Afghan Foreign Minister formally in writing to visit Islamabad and raise the issues that he has in mind, so that as neighbors we can discuss them and resolve them. Pakistan has been consistently advocating that there is no military solution to this conflict. A negotiated political solution is the only way forward. और फिर वज़ीर ख़ारजा ने सिक्योरिटी काउंसिल के जानिबदाराना रवैये की निशानदही भी की और कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के अफ़गानिस्तान पर बुलाए गए इजलास में सबसे अहम स्टेक होल्डर होने के बावजूद पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। हालांकि पाकिस्तान ने इसके लिए दरख्वास्त भी दी थी। वज़ीर ख़ारजा के इस बयान को लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका ने मुज़ाकरात की टाइमिंग ठीक नहीं रखी। जब 1.5 लाख फ़ौजी वहाँ पर मौजूद थे तब मुज़ाकरात करने का वक्त था, लेकिन मुज़ाकरात उस वक्त किए गए या करने की कोशिश की जा रही है जब अमेरिका आज कमज़ोर पड़ रहा है। उधर तालिबान अफ़गानिस्तान के बड़े शहरों का कंट्रोल भी हासिल करते जा रहे हैं। इसके लिए कुछ जगहों पर तो शदीद लड़ाई भी हो रही है। अब तक मजमूई तौर पर अफ़गानिस्तान के 6 सूबाई दारुल हुकूमत तालिबान के कब्ज़े में जा चुके हैं, जिनमें ऐबक के अलावा कंदोज, सरपुल, तालकान, शबरगन और जरन शामिल हैं। और अमरीकी तैयारों ने बमबारी करते हुए सैकड़ों तालिबान को मारने का दावा भी किया है। ऐसे में मालूम होता है कि दोहा मुआहदे के अलावा किसी भी पीस डील का दोनों तरफ से ख्याल नहीं किया जा रहा। अफ़गानिस्तान के हालात जो हैं बद से बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के किरदार को तालिबान के साथ जोड़कर हम पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। शायद इसी वजह से पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूट्रल करने की ठान ली है। अब एक तरफ जो फेवर अमेरिका मांगता रहा है वही पाकिस्तान का जुर्म बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में मुनीर अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब आपका। मुनीर अकरम साहब, पाकिस्तान ने दरख्वास्त भी दी कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल का जो हंगामी इजलास होने जा रहा है, पाकिस्तान को भी इसमें अपनी ब्रीफ करने का मौका दिया जाए। ऑल्दो पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है और ये मीटिंग जो थी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान तक महदूद थी, लेकिन हमने दरख्वास्त की और सारी दुनिया जानती है कि हम बड़े अहम पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अहम स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की, आज भी करने के लिए पाकिस्तान कह रहा है कि हम तैयार हैं पीस प्रोसेस के लिए। सर, क्या वजह हुई? ये सिर्फ भारतीय साजिश है जो भारत सलामती काउंसिल का सदर बना है? जी, ये जाहिर है कि हिंदुस्तान इस वक्त सलामती काउंसिल की सदारत है उनके पास, और उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बोलने की इजाज़त नहीं दी। ये हम जानते थे कि ये नहीं करेंगे। हमने इनको एक्सपोज करना था कि ये एक बहुत पार्टीसन किस्म की पोजीशन लेते हैं। सदारत जो सिक्योरिटी काउंसिल की होती है उनको न्यूट्रल रहना चाहिए, पर उन्होंने एक पार्टीसन पोजीशन ली और इसको हम एक्सपोज करना चाहते थे, और ये इनको हमने एक्सपोज किया है कि ये एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इनका जो पॉलिसी है वो इतनी एम्बेडेड है कि वो अपनी सदारत को भी इम्पार्शियलिटी से हटाकर
एक पार्टीशन पोजीशन वो उन्होंने ली है। तो ये तो हम जानते थे और इसलिए हमने हमारी जो पोजीशन है वो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हमने पेश की और हमारी व्यूज़ फॉर्मली सिक्योरिटी काउंसिल को हमने सबमिट किया है वो, और एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तहत हमारी पोजीशन सर्कुलेट हो सदारत गई कोई है। ज़्यादा लंबी नहीं है, एक ख़ास मुद्दत के लिए है, तो आपको लगता, हाँ जी, 1 महीने के लिए है, आपको लगता है कि इसका भारत जितना भी फ़ायदा उठाना चाहे और उठाएगा इस 1 महीने के अंदर अंदर, क्या नुकसान हो सकता है इसका पाकिस्तान को? ये देखें, ये नॉन परमानेंट मेंबर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल में है हिंदुस्तान, और उनकी कोशिश तो पूरी 2 साल की जो उनकी टर्म है उसमें उनकी कोशिश होगी हमारे ख़िलाफ़ काफ़ी चीज़ें करने के ऊपर, पर हमने उनको रोका हुआ है। इस वक्त तक 9 महीने हो गए हैं, 10 महीने हो गए हैं, अभी तक उन्होंने वो कुछ हमारे ख़िलाफ़ कर नहीं पाए हैं और इंशाअल्लाह हम उनको नहीं करने देंगे। और कश्मीर के हवाले से भी क्या आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसके अगेंस्ट कोई दोबारा से कोई मीटिंग होगी, बात करेगा जिसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा? जी, कश्मीर पे तो वो बात करना नहीं चाहते हैं और कश्मीर से तो बहुत दूर भागते हैं। जब भी मसले को उठाते हैं तो उससे तो वो दूर भागते हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने कोशिश अपना जो मौजू है, उनका नैरेटिव है, उसको चुपके से वो प्रमोट करते हैं, पर मेरे ख्याल में मुनीर अकरम साहब, दुनिया भारत के इस रवैये पर अब क्या राय रखती है? आप वहाँ पर हैं, आप बेहतर तौर पर बता सकते हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस एक्ट पर भी भारत जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुआ है कि पाकिस्तान अहम स्टेक होल्डर होने के बावजूद, दरख्वास्त देने के बावजूद पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया गया, तो इस रवैये पर दुनिया क्या राय रखती है भारत के बारे में? जी देखें, दुनिया को तो समझ है कि ये भारत क्या कर रहा है। भारत नहीं चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। बिल्कुल। और क्यों नहीं चाहता है? वो नहीं चाहता है क्योंकि अफ़गानिस्तान से वो दहशतगर्दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है और काफ़ी सालों से ये कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट में डूब रही है। इसीलिए जी, इन्वेस्टमेंट तो बात की बात है। वो उन्होंने अब जो दहशतगर्दी हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने कर रही, TTP को स्पॉन्सर कर रहे हैं, बलूच इंसर्जेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, घर में बैठाया हुआ है उनको, तो ये सब बंद हो जाएगा अगर अमन आता है। अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत आती है जो इफ़ेक्टिव कंट्रोल कर सके अपनी टेरिटरी को, तो उसकी वजह से हिंदुस्तान जो शैतानी हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी जो करवा रहा है वो बंद हो जाएगी। तो इसलिए वो अमन नहीं चाहते हैं वहाँ। लेकिन अफ़गान हुकूमत तो सब समझबूझ रखती है। अफ़गान हुकूमत को ये भी पता है कि पाकिस्तान ने हमेशा साथ दिया है। आज भी वो इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को एक बार फिर से मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आए। क्या भारत इतना स्ट्रॉन्ग है कि अशरफ गनी जो है, जो काबुल हुकूमत है, वो उनकी अकल पर इतने पर्दे पड़ गए हैं कि पाकिस्तान की इतनी कोशिशें उन्हें नज़र नहीं आ रही हैं और उसके बावजूद वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी से बाज नहीं आ रहे, जिसकी बात आज वज़ीर ख़ारजा ने भी की? देखें, अफ़गान हुकूमत में भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि अगर अमन होगा तो एक दूसरी हुकूमत आएगी, या कोalition होगी या इंटरिम हुकूमत होगी जिसमें उनकी शिरकत शायद नहीं हो। जो लोग अफ़गानिस्तान में जो पॉलिटिकल सेटलमेंट के ख़िलाफ़ हैं, उनको शायद ये डर है कि वो उनकी जो पावर और प्रिविलेज है वो ख़त्म हो जाएगा पॉलिटिकल सेटलमेंट में। तो वो भी नहीं चाहते हैं कि जी पॉलिटिकल सेटलमेंट। ऐसे काफ़ी लोग हैं काबुल में जिनको आप सुनते रहते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये इनका एक नेक्सस है स्पॉयलर्स का, जो पाकिस्तान कहते हैं स्पॉयलर्स विद इन एंड विदाउट। तो ये हैं विद इन और हिंदुस्तान है विदाउट।
बिल्कुल सही। लेकिन एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपने भी वो जो तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली मसूद उनका इंटरव्यू देखा होगा CNN पर? क्या इस इशू को वहाँ पर उठाया गया कि एक तरफ अमेरिका जो है वो अमन की बात करता है, ज़ाहिर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का अमन एक दूसरे पर जुड़ा है, लेकिन अपने ही TV चैनल पर बिठाकर पाकिस्तान को धमकियाँ दिलवाना एक दहशतगर्द से, ये कहाँ का इंसाफ है? फिर किस मुँह से अमन की पाकिस्तान के साथ बात की जाती है? सर, इस पर कोई एहतजाज नहीं हुआ? जी देखें, ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये नूर मोहम्मद वली को अमेरिका ने लिस्ट करवाया है टेररिज्म लिस्ट पर, तो अमेरिका ने खुद ने इसको लिस्ट करवाया है। तो जो अब उनके जो न्यूज़ चैनल पे क्यों लिया है, ये एक दिलचस्प सवाल है जिसका मैं इस वक्त जवाब नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब मुनीर अकरम साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। बहावलपुर में सरकारी अराज़ी गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने के इल्ज़ाम में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ FI ने एक नया केस खोला है, जिस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ और उज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की और ये कहा कि माजी के बरक्स किसी कीमत पर शहबाज शरीफ को हिरासत में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और अगर FI ने ऐसा करने की कोशिश की तो इसके दफातर का मुहासरा किया जाएगा। क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने, ज़रा देखिए। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस बनाए गए हैं वो नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में आपने 3 साल तहकीकात की, इख्तियारात से कोई तजावुज भी साबित नहीं हो सका। नैब को शदीद दबाव दिया गया है इमरान न्याजी की तरफ से कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई ना कोई चीज दोबारा उठाओ। एक बात इमरान न्याजी साहब और चेयरमैन नैब साहब आप कान खोल के सुन लें, इस दफा शहबाज शरीफ को हम जेल नहीं जाने देंगे। अताउल्लाह तारड़ के इस बयान पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कल ये कहा कि कल किसी साहब ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया तो क़यामत आ जाएगी। इस पर क्या बात की शेख रशीद साहब ने, ज़रा सुनिए। साहब ने बयान दिया अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया तो क़यामत आ जाएगी। इस मुल्क में भुट्टो फांसी लग गया तो कोई चिड़िया नहीं फड़की थी। उससे बड़े लीडर तो नहीं है आपके यहाँ, आप क़यामत बर्पा कर देंगे। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अब नाजरीन, आपको याद होगा जब हमजा शहबाज को नैब ने गिरफ्तार करने के लिए मॉडल टाउन में कार्रवाई की थी तो वहाँ भी नून लीग के कारकुनान इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से नैब को नाकाम लौटना पड़ा था। और जब नैब ने रायविंड अराजी केस में पेशी के लिए मरीम नवाज़ को बुलाया था तो वो दिन भी हमें याद है जब कारकुनों का एक बड़ा काफ़िला नैब के दफ्तर पहुँचा था, जहाँ पुलिस और कारकुनान के दरमियान हंगामा आराई हुई थी। और उसके बाद नैब ने मरीम नवाज से कोई पूछगिछ नहीं की थी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी उस दिन। क्या नून लीग इस बार भी ऐसे ही कोई हिकमत अमली बनाने के मूड में है? दूसरी तरफ पार्टियों में अंदरूनी इख्तलाफात ज़्यादा बड़ी खबर बनते हैं। अब शहबाज शरीफ के 2018 के इलेक्शन की हिकमत अमली की वजह से हारने वाले बयान पर अभी तक पार्टी में इख्तलाफ है। शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ से वजाहत मांगी तो राना तनवीर हुसैन ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म रहे हैं तो ये इसका मतलब नहीं है कि उन्हें कुछ भी कहने का लाइसेंस मिल गया है। दूसरी तरफ PTI और जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान भी एक बार फिर से खींचातानी शुरू हो गई है। नज़ीर चौहान के सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद PTI रहनुमा ओन चौधरी ने भी इस्तीफ़ा दिया है। जहांगीर तरीन कहते हैं कि जो हालात पैदा कर दिए गए हैं इस पर बड़ा दुख है। जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल PTI वज़ीर जवार वड़ाइज का ये कहना है कि MPA शिप और वजारत जहांगीर तरीन की वजह से मिली। जहांगीर तरीन हुक्म करें आज ही इस्तीफ़ा दे दूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल 9 अरकान कौमी असम्बली और 21 अरकान सूबाई असम्बली अगर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो क्या PTI हुकूमत मुश्किलात में पड़ सकती है? दूसरी तरफ आज डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को पंजाब असम्बली में दाखिल होने से रोक दिया गया। सिक्योरिटी एहलकार ने कहा कि आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। क्या हुआ पंजाब असम्बली में?
दाखिल होते वक्त क्या बात हुई, फिरदौस आशिक अवान साहिबा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज सारा दिन आप लाहौर में थे, बड़ा मसरूफ़ थे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का पहले इस्तीफ़ा आना लिया गया या उन्होंने दिया, ये एक अलग बहस है। आज कुछ वजह पता चली? बज़ाहिर बहुत एक इंसल्टिंग बिहेवियर था उनके साथ, उनको अंदर नहीं दाखिल होने दिया गया। पंजाब में भी वो काम कर चुकी हैं, विफाक में भी काम कर चुकी हैं, विफाक से ही पंजाब में वो आई। कुछ वजूहात पता चली कि क्या हुआ, क्यों उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया? लिस्ट में नाम था लेकिन बाद में उन्होंने देखा उस नाम को काटा हुआ था, किसी ने निकलवाया हुआ था उनका नाम। ये है कि ये तो जो कौमी जो सूबाई असेंबली सेक्रेटरीट है वही इसके ऊपर बता सकता है कि उनको क्यों दाखिल नहीं होने दिया गया। लेकिन जबकि चाहे कोई भी साबका रुकने असेंबली हो या कैबिनेट का मेंबर रहा हो, अगर वो साबका हैसियत में भी उनका ये इस्तेहकाक होता है, उनके पास कार्ड होता है, वो अंदर एंटर हो सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं। जबकि वो तो उनके हल्के के नीचे उनके साथ MP मुंतखब हुए थे, उनके हलफ पे जा रही थी, जो मुझे भी इतलात मैंने मीडिया से ही मुझे मिली है। मैं उसकी मज़ीद तफसीलात चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब डोमेन वैसे स्पीकर साहब की है, नहीं कर सका मैं। डोमेन वैसे स्पीकर साहब की है। देखिए, इसी वजह से मैंने कहा कि इसके ऊपर तो वजाहत या तफसीलात जो हैं ये सूबाई असम्बली का सेक्रेटेरिएट ही बता सकता है कि किस वजह के ऊपर, अगर उनका नाम लिस्ट में जैसे आप बता रही थी और नाम कटा हुआ था, तो ये उसके ऊपर ये बात बता सकते हैं। मैंने तो बताया आपको, मैं इसको ज़्यादा फॉलो नहीं कर सका क्योंकि मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब आज लाहौर में थे, तो उनके साथ मौके पे मौजूद थे जहाँ पर वो आज मेवाकी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो अर्बन फॉरेस्ट है, 1,60,000 दरख्त लगाए गए हैं उस पर, उसकी इनाग्रेशन कर रहे थे। और आज उन्होंने साफ पानी 12 करोड़ पंजाब की आवाम की इलाकों में पहुंचाने के हवाले से 1500 वाटर फिल्ट्रेशन का जो है वो इजलास पर ब्रीफिंग ले रहे थे, जिसके तहत 4 अरब से ये प्लांट्स लगाए जाएंगे। इससे पहले जो है वो साफ पानी कंपनी शहबाज शरीफ ने बनाई थी, जिसके ऊपर 7.5 अरब रुपया उनके दौरे हुकूमत में खर्च हुआ और सिर्फ 116 प्लांट्स लगाए गए और एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 6.5 करोड़ में पड़ा। जबकि ये जो आबे पाक अथॉरिटी लगा रही है ये 30 लाख रुपए में एक प्लांट लगेगा। और वो एरिया जो साउथ पंजाब के जहाँ पर ब्लैकिश वाटर है, करवा वाटर है, करवा पानी है, पीने का साफ पानी नहीं है, वहाँ पर 1000 गाँवों में जो है वो आबे पाक मराकज़ जो है वो फेज 2 के। चले ज़बरदस्त, ये तो अवामी फलाह बहबूद के लिए बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है, बड़ा अच्छा काम है। इसी हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर साहब आप लोग सारा दिन आज बिजी भी रहे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा को कोई और ओहदा मिलेगा विफाक में या पंजाब में? ये तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का इस्तेहकाक है, इस हवाले से उन्होंने किसको क्या जिम्मेदारी देनी है और वो उसके ऊपर मुनासिब वक्त के ऊपर जो है वो फैसला साजी करेंगे। उसके ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी उन्होंने देनी है, कहाँ पर इस्तीफा लेने की वजह क्या थी? कोई शिकायत थी? वज़ीर आला पंजाब तंग थे? कुछ तो खबर होगी आपके पास, कुछ तो मालूमात होंगी आपके पास। ये बैटिंग ऑर्डर देखें, ये बैटिंग ऑर्डर जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। कभी लोग टीम का हिस्सा होते हैं, कभी जो है वो टीम से कुछ वक्त के लिए बाहर होते हैं। तो ये तो वो एक प्रोसेस है, इसका वो पार्ट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली जो है वो मेन जो जिम्मेदारी है वो ये है कि जो पंजाब हुकूमत है, पंजाब हुकूमत की अल्टीमेटली मीडिया में भी कारकर्दगी को नुमायां करना है। और वो वज़ीर आला साहब जिसको चाहेंगे वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुशावरत के ऊपर उसको जिम्मेदारी ये दे देंगे, उसको सामने ले आएंगे। मतलब वो सही जिम्मेदारी निभा नहीं रही थी, ये कह रहे हैं आप? देखें, ये तो इस स्टेज के ऊपर मुनासिब नहीं है कि मैं कहूँ कि वो जिम्मेदारी सही निभा रही थी या नहीं निभा रही थी। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप ये देखें कि ये जो मामला है, इस मामले में ये टोटल वज़ीर-ए-आज़म साहब का इस्तेहकाक है। पहले भी उन्होंने जिम्मेदारी दी थी, अब अगर उनको वहाँ से जिम्मेदारी वापस ली गई है तो वो भी मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर आगे कोई उनके हवाले से कोई बेहतर फैसला किया होगा उन्होंने। सही। अच्छा, क्या पार्टी में इस हवाले से अब चीज़ें क्लियर हैं कि जो तरीन ग्रुप के साथ जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं अब वो या इधर हो जाएं या उधर हो जाएं, या खुलकर इमरान खान साहब का साथ दें या खुलकर तरीन साहब का साथ दें? ओन चौधरी का इस्तीफ़ा इस बात की निशानदही करता है कि उन्होंने फ़ैसला किया कि वो तरीन ग्रुप के साथ ही रहेंगे।
तो क्या अब बाकी जो लोग हैं जो इधर भी खड़े हैं उधर भी खड़े हैं, दोनों पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो क्या अब वो भी, अब उनसे भी आप लोग बात करेंगे या मैसेज पहुंचा दिया है आप लोगों ने? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तरीन ग्रुप का एक अहम इजलास होना है, हो सकता है जो 9 अरकान कौमी असम्बली हैं और बाकी 21 सूबाई असम्बली इज्तिमाई इस्तीफ़ों पर भी गौर कर सकते हैं। मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी आप लोगों के लिए। शादिया, ये अब हमारा जो है ना वो इशू ही नहीं है। मैं आपको जो बुनियादी तौर के ऊपर कुछ चीज़ें सामने रख दूँ। देखें, पार्टी के जो चेयरमैन है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान साहब हैं, पार्टी के टिकट के ऊपर लोग मुंतखब होकर आए। अगर वो आज़ाद भी जीता है तो उसने बाद में अपनी मर्जी से पार्टी को ज्वाइन किया है। पार्टी का डिसिप्लिन जो है वो सबके ऊपर लागू होता है। तो अल्टीमेटली ये नहीं हो सकता कि आप जो है पार्टी के डिसिप्लिन को जो है वो वायलेट करें। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, खासतौर के ऊपर पीडीएम सारी को तो बहुत ज़्यादा मायूसी हुई, क्योंकि उनके खुद लॉन्ग मार्चेज, इस्तीफे, अदम एतमाद, वो तमाम चीज़ें तो नाकाम हो गई। उन्होंने इससे उम्मीदें लगा ली थी, लेकिन अब वो तमाम चीज़ें जो हैं वो टाइम जो है वो वक्त गुजर चुका है। अब हुकूमत जो है वो अपनी स्मूथ सेलिंग के ऊपर है और हुकूमत का, लेकिन आप ये अब नहीं कहेंगे, ये आप लोग नहीं कह सकते कि ये इशू नहीं है। इशू बन सकता है अगर रेजिग्नेशंस आ गए, इस्तीफे आ गए, बहुत बड़ा इशू बन सकता है। ये है, देखें बात ये है कि सियासत में आप हमेशा जो है लोगों को साथ भी लेके चलते हैं। लोगों के ग्रीवेंसेस, मैंने आपको कहा, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस होते हैं। जब वो ग्रीवेंसेस इंडिविजुअली सतह के ऊपर एड्रेस हो जाते हैं तो वो शायद फिर किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं रहते जो कि पार्टी के ओवरऑल डिसिप्लिन को, हुकूमत के नज़्म व ज़ब्त को जो है वो ख़राब करने के हवाले से हो। तो यही वो सूरत हाल अब आपके सामने है। वो पहले वाला मामला ना कहीं आपको नज़र आता है, ना ही इस किस्म का किसी का कोई एडवेंचर का कोई जो है वो इरादा है। चलें, कुछ दिनों में चीज़ें वाज़े खुलकर सामने आना शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। आते हैं, मुझे ब्रेक लेने, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, मुस्लिम लीग नून ने जो ऐलान किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की, अता तारड़ ने, उज़मा बुखारी साहिबा ने, और कहा कि भरपूर मज़ामत की जाएगी मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को अगर गिरफ्तार किया गया। तो एफआईए ने तो एक इल्ज़ाम लगाया है, एक नया केस खोला है, केस अभी चला भी नहीं, गिरफ्तारी हुई नहीं। तो ये क्या खौफ है, क्यों मज़ामत करना चाहती है नून लीग, जो आप लोग हमेशा बात करते हैं कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, कानून की पासदारी होनी चाहिए, तो क्यों नून लीग मज़ामत का रास्ता अपनाना चाहती है राना तनवीर साहब? शादिया, देखें, आपके पास सारे शवाहद हैं। जब से ये गवर्नमेंट आई है, जिस तरह उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं, स्पेशली शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, वो किसी डकी छुपी नहीं। अब 2 दफ़ा तो पहले जा चुके हैं शहबाज साहब जेल में, और जो हाई कोर्ट के जज साहबान ने उनके बेल लेते हुए फैसलों में लिखा है, इनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन थे उसके मुतालिक, वो भी आपके सामने है। तो ये उस तनाजुर में बात होती है कि गवर्नमेंट जो है, या प्राइम मिनिस्टर स्पेशली, बेंट अपॉन कि शहबाज साहब को अंदर करना है। जब नैब के पास कुछ नहीं मिला तो उन्होंने एफआईए को कह दिया कि आप इस पे काम करें और ये मेरा टास्क पूरा कर दे। तो उसका सभी को जो इल्ज़ाम है लाल सुहानरा पार्क की 100 मुरब्बा ज़मीन शहबाज शरीफ ने, बलीगुर रहमान जो वफाकी वज़ीर थे उस वक्त, और हमजा शहबाज, इन्होंने अपने नाम करवाई, मुहाजिरीन की ये ज़मीन थी, उन लोगों के साथ ज़्यादती की। तो ये किस हद तक इसमें सच्चाई है इस इल्ज़ाम में? कुछ भी नहीं। वहाँ पे जो गरीब लोग रहते थे, काफ़ी फैमिलीज़ रहती हैं वहाँ पे मज़ारों की, तो वहाँ पे उन्होंने बाकायदा, जब उन इतने सालों से रह रहे हो, वो कर रहे हैं उस पर काम, वो लोग पता नहीं कितने 100 साल से या 50 साल से या उधर बैठे हुए हैं, तो उनको मालकाना हकूक़ देने की बात हुई
तो उसकी बाकायदा पूरी की पूरी हर जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट था उसकी उस पर समरी पे ओपिनियन आई और फिर कैबिनेट से हुई। बल्कि जब कैबिनेट में पहली दफ़ा आया तो उसमें लॉ डिपार्टमेंट की शायद इनपुट नहीं था, तो फिर दोबारा वापस की गई कि उसका भी इनपुट होना चाहिए। तो फिर वो उसके साथ ये ज़मीन अपने नाम करवाई थी शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा ने, बलीगुर रहमान साहब? बिल्कुल नहीं, उन लोगों को दी है जो वहाँ पे साल से उस पे। तो फिर तो साबित करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर एक चीज़ नाम ही नहीं है हमजा शहबाज के, शहबाज शरीफ साहब के, तो फिर डर कैसा, खौफ कैसा? फिर तो आप लोगों को चाहिए, आप लोगों को एक और मिल रहा है इस हुकूमत को एक्सपोज करने का, नैब को एक्सपोज करने का, जो बात हमेशा से आप कहते आए कि पहले केसेस में भी हुकूमत एक्सपोज हुई है, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी का हो, एहसन इकबाल का हो, राना सनाउल्लाह का हो, शहबाज शरीफ का हो, हमजा शहबाज का हो। एक और मौका सही, एक्सपोज होने दें फिर। हाँ नहीं, वो जो नैब की बात कर रहे हैं ऐसे बालपुर वाली ज़मीन की, तो वो तो हम खुद भी हंस रहे हैं कि यार ये क्या, इन्होंने पहले भी इस पर भी ये काम कर चुके हैं और दोबारा भी कर लें। ये बात आप कर रहे हैं FIA की, जो FIA ने एक किया हुआ है वो प्रॉब, उस पर केस उनके पास भी है जिस पे वो लगे हुए हैं, जिसके साथ शहबाज साहब का कोई वास्ता नहीं है। वो बिजनेस के साथ शहबाज साहब का कोई वास्ता नहीं रहा, तो उनके ऊपर भी यह है कि जी आप भी इन्वॉल्व रहे हैं, क्योंकि उनका किसी जगह पे डायरेक्टर या किसी सूरत में उनका नाम है। राना साहब स्ट्रेटजी क्या है? हमने वो मनाजिर भी देखे हैं जब मरियम नवाज साहिबा नैब में पेश होने जाती हैं, फिर पथराव की एक कहानी शुरू हो जाती है, वहाँ पे अजीब हमें वो मनाजिर देखने को मिलते हैं, नैब फिर गिरफ्तार नहीं करता। तो कैसे आप लोग मज़ामत कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप लोग, स्ट्रेटजी क्या है? कानून के आगे तो आप लोग खड़े नहीं हो सकते। स्ट्रेटजी तो आपको अभी क्या बताएं, अभी स्ट्रेटजी जो होगी वो बताई जाएगी पार्टी को जब वो टाइम आएगा। तो मेरा ख्याल है जो तावला तारड़ और उज़मा बुखारी साहबा ने बात की है, उसके किसी तनाज़ुर में ही बात की है कि कोई उनका प्रोग्राम होगा तो वो पार्टी को बताएंगे। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ इंतकामी कार्रवाइयों की जो जारी हैं, और स्पेशली शहबाज साहब के ख़िलाफ़ काफ़ी उनका फोकस है या परेशानी है शहबाज साहब से कि ये अगर बाहर रहे तो शायद उनको पॉलिटिकल एक थ्रेट है प्राइम मिनिस्टर को या इस गवर्नमेंट। एक तरफ इस तरह के चैलेंजेस हैं राना साहब, केसेस के गिरफ्तारियां मंडला रही हैं सर पर, नए नए केसेस खुल रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर की जो चपकलिश है वो भी ख़त्म नहीं हो रही है। वाज़े अब दो धड़े जो हैं, पहले तो सिर्फ बातें होती थी, अब चीज़ें सामने खुलकर आना शुरू हो गई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी अब वजाहतें मांगते हैं शहबाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने किस तनाजुर में बात की 2018 के इलेक्शन हारने की। फिर आप TV पर आते हैं, आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ सोच कर समझ कर बात करें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर रहने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलते जाएं। तो एक वाज़े चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि एक तरफ तो केसेस से निमट रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी अंदर की जो आपकी चपकलिश है वो भी बढ़ रही हैं। नहीं, मैं बताऊं शादिया कि जो पार्टी का जो अंदर की बात है वो कोई इख्तलाफ तो नहीं है, लेकिन राय अपनी अब ये तो ना कि इख्तलाफ तो है राना साहब, नहीं इख्तलाफ नहीं, करने में क्या है, राय मुख्तलिफ है। हाँ। लेकिन शायद साहब मैं कहता हूँ कि बड़े वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको इस किस्म की बात TV पे नहीं करनी चाहिए और शायद वो आइंदा ना करें। पार्टी के जो भी है मामला तो इख्तलाफ हो सकता है, मुझे शायद साहब से हो सकता है, किसी को शहबाज साहब की प्रपोजल से या राय से इख्तलाफ हो सकता है, तो पार्टी में बैठ के बात होती रहती है जब भी मीटिंग हो। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिस तरीके से जिस तरह बात करते हैं वो साफ वाजे होता है कि वो मरियम ग्रुप की तरफ से बात कर रहे हैं। आप जैसे लोग जब सामने आते हैं तो साफ पता चलता है कि शहबाज ग्रुप की तरफ से बात कर रहे हैं। तो ये तासुर अगर लोगों के जहनों में है तो इसके पीछे कोई तो वजह है ना राना साहब? नहीं शादिया, मैं बिल्कुल यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई ग्रुप नहीं है। सब हमारा कायद नवाज शरीफ है, उसके साथ है, सारे उसकी लीडरशिप पे उसको कायद मानते हैं, सारे उसके साथ वफादार हैं। तो बाकी रही बात नीचे की, तो नीचे देखिए पार्टी जब भी बैठती है, चाहे उसको नवाज शरीफ साहब भी हो, तो बात होती है कि इस तरह होना चाहिए, मसाइल इतने ज़्यादा हैं, उनका हल इस तरह होना चाहिए, इस तरह होनी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई जाती है।
तो उस सिलसिले में राय मुख्तलिफ होती है, हर पार्टी में है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौजूदा दौर के बदलते हुए आलमी हालात में प्रोपेगंडे को बड़ी अहमियत मिल चुकी है। ख़ास तौर पर जो मीडिया के ज़रिए प्रोपेगंडा किया जाता है, शायद ये आज से पहले इतना नहीं था। प्रोपेगंडा करने के लिए सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया यानी टीवी चैनल्स और अखबारात के अलावा सफारतकारी हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी इदारों की रिपोर्ट्स को भी इस खौफनाक वॉरफेयर का हिस्सा बनाया जा रहा है। चंद रोज़ पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए एक प्रोपेगंडा रिपोर्ट दी, जिसमें यह दावा किया गया था कि अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान सुलह हो गई है। इस खबर के असरात बहुत ही ज़्यादा तबाकुन हो सकते थे, लेकिन हमारे ही इस प्रोग्राम में अफ़गान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने ये कहा कि ऐसी कोई सुलह नहीं हुई। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट थी उसको यकसर मुस्तरद किया, बल्कि यहाँ तक कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में कोई एक मुल्क है जो खराबियाँ पैदा कर रहा है। फिर CNN जैसा बैनुल-अक़वामी और मसनद समझा जाने वाला मीडिया का इदारा सहाफ़ती क़वायद को नज़रअंदाज करते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह और दहशतगर्द नूर वली महसूद की धमकियाँ सुनवाने के लिए उसे अपना प्लेटफॉर्म फराहम करता है। अब बरतानवी अखबार द गार्डियन ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान के खुद साख्ता जिला वतन वो पाकिस्तानी जो फ़ौज और रियासती इदारों पर तनकीद करते थे, उन्हें बरतानिया में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से जान का ख़तरा है। और ये बात अखबार को बरतानिया की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ज़राए ने बताई है कि इन चंद सहाफ़ियों, समाजी शख्सियात और सियासतदानों को पाकिस्तानी रियासती इदारों से ख़तरा है। नाजरीन, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसका हवाला देते हुए भारतीय अखबारात पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ खूब प्रोपेगंडा कर रहे हैं। बल्कि जिन लोगों को थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है, उनमें से एक तो भारत के पकड़े जाने वाले प्रोपेगंडा डिसइन्फो लैब का हिस्सा भी रहा है। जिन नाम नेहाद सहाफ़ियों के बारे में ये थ्रेट अलर्ट सामने आ रहा है, उनमें से कुछ लोग फैटफ के आखिरी इजलास से पहले एक एहतजाज में शिरकत करके मुतालबा करते रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए, जो सिर्फ और सिर्फ फैटफ में भारतीय ख्वाहिश है। फिर कुछ दिन पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भी मान लिया था, उन्होंने एतराफ़ किया था कि हमने फैटफ में पाकिस्तान की मुखालिफत की और इसे सारी शराइत पूरी करने के बावजूद ग्रे लिस्ट से नहीं निकलने दिया, जिस पर फैटफ जैसे आलमी इदारे पर सियासत में मुलव्विस होने का सवालिया निशान लगा। इस रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट साजिशी नज़रियात पर मबनी है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस खतरे के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सैकड़ों न्यूज़ चैनल्स का वजूद ही इस तासुर की नफ़ी करता है कि मीडिया दबाव में है। अब आते हैं सिक्योरिटी की तरफ। बरतानिया का दारुल हुकूमत लंदन दुनिया का महफूज तरीन शहर समझा जाता है, जहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है। वहाँ किसी की जान को ख़तरा कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ पाकिस्तान के रियासती इदारे क्यों बरतानवी सरजमीन पर किसी को कत्ल करने की ऐसी प्लानिंग करेंगे? ये प्रोपेगंडा जो है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब आलमी मीडिया भी करने लगा है। क्या ये सिखाते हैं हमें सहाफ़ती अखलाकियात? दुनिया में सहाफ़त किस तरफ जा रही है? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, पहले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जिसका मैंने जिक्र किया, फिर फैटफ जैसे इदारे का जो सियासी फ़ैसला जिस पर बहुत क्वेश्चन मार्क लगे, सवालिया निशानात उठने लगे कि यहाँ पर भी अब सियासत होने लगी है, और अब इंटरनेशनल मीडिया के ज़राए से ऐसी रिपोर्टिंग का होना। सर, ये कैसी सहाफ़त हो रही है दुनिया में? कहीं आप दहशतगर्दों को बिठाकर पूरा ऑन एयर टाइम देते हैं कि जाएं और पाकिस्तान को धमकियां दें, हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करें। शुक्रिया शादिया। देखिए, एक तो ये चीज़ है कि ये जो आपने मिसालें दी, मैं इसे कॉन्ट्रडिक्ट कैसे करूं? मुझे आप ये बताएं कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके अलावा इसको काउंटर करने के लिए मुझे कुछ फैक्ट्स दिए हैं? कभी मुझे ब्रीफ किया है कि ये असल हक़ाइक़ ये हैं?
तो वो उसको मैं प्रोपेगेंडा कैसे कहूँ जिसके बारे में मेरे पास खुद ही शवाहिद नहीं हो। मैं यूएन की रिपोर्ट को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करूँ, मैं गार्डियन की रिपोर्ट को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करूँ? अनटिल सिर्फ फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट तो काफ़ी नहीं है कि जी ये साजिशी अनासर है। साजिशी अनासर को आप थोड़ा सा वो भी तो करें ना, आप ट्रिकल डाउन तो करें आप उसको। आपने कह दिया कि जी इतने सारे चैनल्स की मौजूदगी आज़ादी सहाफ़त की ज़मानत नहीं हुआ करती, उसको आप कितनी आज़ादी देते हैं वो है आज़ादी सहाफ़त की ज़मानत। अगर आप कंट्रोल्ड अंदाज में, मुख्तलिफ अंदाज में आप किसी चैनल्स को ऑपरेट करते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा इसमें बैलेंस, अब अगर बरतानवी पुलिस की ये रिपोर्ट है, मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या हक़ाइक़ है, लिहाजा मैं उनकी रिपोर्ट को यकदम मुस्तरद कैसे कर सकता हूँ? या तो लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों पर इतना बड़ा इल्जाम भी लगाना ये भी एक सवालिया निशान है। शादिया मैं तो यही तो कह रहा हूँ, तो कोई आपका यहाँ काउंटर ब्रीफिंग भी तो दे, बताएं भी तो, मुझे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन तो हो कि जी अगर मैं उसको फर्ज करें मैं उनके हवाले से, उस रिपोर्ट के हवाले से कुछ लिखना चाहूँ, मुझे फैक्ट्स कौन देगा? बिल्कुल सही। मतलब आप कह रहे हैं जितनी मिसालें मैंने आपको दी, इस प्रोपेगेंडे को इनकाउंटर करने के लिए हमारे पास कोई फोर्स मौजूद नहीं है। देखिए ना, आप सिर्फ एक इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क से, जिस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या XYZ किसी कोई भी देता है, वो काफ़ी नहीं होता। जब अगर यूएन की रिपोर्ट ने चाहे वो बिल्कुल बेसलेस हो, जैसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था अमेरिका का, इराक पर अटैक करने का जवाब था, वो एक पूरे प्लान का हिस्सा था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसपे बाद में एक अखबार ने अपोलोजाइज भी किया कि हमको इस्तेमाल किया गया। अब अगर इस तरह की रिपोर्ट है कि पाकिस्तानियों को अलर्ट किया गया है, कुछ लोगों के खिलाफ उनके पास ये इत्तलात हैं कि इनको, क्योंकि कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जो सवालिया निशान हैं, तो आपने आज तक पाकिस्तानी मीडिया को उन वाक़यात के हवाले से जो बैरून मुल्क हुए हैं, आपको नहीं लगता ये ममालिक पाकिस्तान के साथ बाइस तो हैं? अभी आप देखें बरतानिया ने क्या किया, वो मुल्क जहां पर कोरोना से बहुत ज़्यादा तबाही मची उसको आप रेड लिस्ट से निकाल देते हैं, और पाकिस्तान जहां उससे आधी भी तबाही नहीं थी वहां आप पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखते हैं। लेकिन शादिया उन्होंने जब ये बात की कि जी पाकिस्तान ने डेटा प्रोवाइड नहीं किया, तो हमारे यहाँ से ये कहा गया कि जी डेटा तो वेबसाइट पे मौजूद है। भाई उन्होंने आपसे डेटा मांगा है, आप उनको डेटा फराहम कर दें। तो प्रॉब्लम ये है कि हर मुल्क का अपना बायस्ड होता है, और बायस्ड उसको नहीं कहूँगा, हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है, चाहे वो सिक्योरिटी मामलात हों, फॉरेन ऑफिस के मामलात हों, इंटरनल मामलात हों। इसी तरह मेरे मुल्क का अपना इंटरेस्ट है, तो मुझे अपने इंटरेस्ट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है, मुझे कब बैगर बनना है, कब चूजर बनना है, ये मेरे अपने इंटरेस्ट में। तो असल चीज़ ये है कि बरतानिया का बायस्ड होगा। देखिए एक चीज़ ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम इंडिया से कॉम्पीट ना करें। इंडिया के बारे में जब किसी मुल्क का अपना एक व्यू होता है तो उसकी बहुत सी रीजनिंग है, और एक बड़ा रीज़न इंडिया की ह्यूज मार्केट है। मेरी मार्केट उतनी बड़ी नहीं है, मेरे ख्याल में हमें उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें देखना चाहिए। अगर मैं आपको वहाँ पर नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन और बहुत से ऐसे सहाफ़ी जिन्होंने असाइलम लिए हुए हैं उस तनाजुर में पूछूं, तो इसमें इसको आपको कोई लगता है, कोई लिंक लगता है आपको, खासकर नवाज शरीफ की मौजूदगी वहाँ पे? देखिए एक तो जो जर्नलिस्टों के हवाले से कि कितने जर्नलिस्ट ने अगेन जब हम ये बात करते हैं कि ये जिस तरह अगेन फिर फवाद चौधरी साहब को कोट करना पड़ेगा, जो कहा गया कि जी बहुत से लोग असाइलम के लिए करते हैं, बिल्कुल माजी में किए हैं कुछ लोगों, लेकिन जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये बात करे तो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर के पास कुछ फैक्ट्स होने चाहिए कि जी ABCD इन जर्नलिस्टों ने यहाँ एक केस अपने आप को इस्टेब्लिश किया और उन्होंने जाके वहाँ असाइलम ले ली। सही। अब यहाँ जिन जर्नलिस्टों के बारे में ये कहा जाता है कि वो कहते हैं कि वो अंडर प्रेशर है, अंडर थ्रेट हैं, उनमें से किसी एक का नाम बताएं कि उन्होंने अप्लाई किया हो असाइलम के लिए। आप बताएं, क्या हामिद मीर ने अप्लाई किया है, क्या तलत हुसैन ने अप्लाई किया है, क्या मतीउल्लाह जान ने अप्लाई किया है, क्या असद तूर ने अप्लाई किया है? अगर किसी ने अप्लाई किया तो फिर केस बनता है आपका कि देखिए इनका केस यहाँ कुछ नहीं था, ये सिर्फ ये असाइलम सीकर्स थे। तो अभी तो मेरे पास सामने कोई ऐसे शवाहिद नहीं है,
तो मैं कैसे फवाद चौधरी साहब की इस बात को मान लूँ कि ये जो है दूसरे मुल्कों में मतलब ये हुआ कि बाहर के मीडिया जब ऐसी कोई रिपोर्ट्स देता है, इल्ज़ामात हों आपके सिक्योरिटी इदारों के बारे में, ऐसी खबरें हों, हुकूमत को इसको काउंटर करना चाहिए। अगर आप इसको हल्का लेंगे तो उन्हें और ज्यादा मौका मिलेगा प्रोपेगेंडा करने का। ना सिर्फ शादिया, ना सिर्फ काउंटर करना चाहिए, काउंटर विद फैक्ट्स। यस, आप अगर ब्रिटिश पुलिस की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, हाँ, तो फिर आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए। सही। आप कहें कि जी ये वाला वाकया था, इसमें कहीं एस्टैब्लिश नहीं हुआ कि आपकी एजेंसी इन्वॉल्व थी, ये वाकया हुआ, इसमें कहीं एस्टैब्लिश नहीं हुआ। जब आप हकाइक और फैक्ट से बात करेंगे तो फिर दूसरे के लिए मुश्किल हो जाएगी आप अपनी एलिगेशंस को पे खड़ा रहना। और यही मीडिया का भी काम है, ये गवर्नमेंट का भी काम है। गवर्नमेंट लेवल पर भी ये काम होता है कि आप करें इस चीज को। नहीं, ब्रिटिश पुलिस ने ये गलत कहा है, ब्रिटिश पुलिस हमें बताए कि ये उनके पास ऐसी रिपोर्ट कहाँ से उन्होंने शेयर की है। आप शेयरिंग करते हैं ना, आप शेयर करते हैं। ये मेरा ख्याल है हमें सिर्फ ये कह के रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए कि ये बेसलेस एलिगेशन है। बेसलेस किस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ? ठीक, मेरे पास कुछ फैक्ट्स तो होने चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।